जमात शशम, आपका क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी किताब चंपा से जो हम सबसे पहली नज़्म है हम, उसका आज हम मुताला करेंगे और उसके अशार की तशरीह करेंगे, ठीक है। और ये सफ़ा नंबर 1 पर है। आपको कल मैंने ये बता दिया था कि ये नज़्म राशिदुल खैरी ने लिखी है और इस नज़्म का नाम हमद है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपना पेन, अपनी नोटबुक या रजिस्टर खोल के रखें और मेरे साथ साथ ये नोट भी करते जाएं। और ये भी मैंने आपसे कल बताया था कि आपने उर्दू की कॉपी या उर्दू का रजिस्टर इस्तेमाल करना है। तो हरगिज़ उर्दू के लिए नैरो लाइंस की कॉपी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह से इमला और लिखाई बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है, अच्छी लिखाई नहीं आती। और फिर जब इम्तिहान होता है तो बच्चों की लिखने की जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त होती है, बहुत ही कम रफ्तार से वो लिखते हैं और सारा पेपर जो उनसा है उसमें से वो आधा पेपर करते हैं और बाकी वो छोड़ के आ जाते हैं। उसकी वाहिद वजह यह है कि वो घर में इसकी मश्क नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए आपको अगर उर्दू लिखना है तो मैंने आपसे पहले भी कल ये कहा था कि उर्दू लिखना है तो आपने खुली लाइनों वाली यानी वाइड लाइंस वाली उर्दू की कॉपी इस्तेमाल करनी है। तो आइए पहला शेर पढ़ते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। हमदे जनाब बारी रखो ज़बां पे जारी। तो इसका तरीक़ेकार पहले मैं आपको नमूने के तौर पर बता देता हूँ किस तरह करना है, बाकी इशार फिर आपने इसी तरह करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अशार की तशरीह, अशार की तशरीह। शेर नंबर 1, ठीक है जी, शेर नंबर 1। अब आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बताया हुआ है, आपको ये बात मैंने खोल के बयान कर दी हुई है, वाज़ेह कर दी आप पर कि सबसे पहले हवाला देना है। तो हवाला में सबसे पहले आप देखिए, हवाला क्या होता है। हवाला, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है शायर का नाम और एक होता है नज़्म का नाम, नज़्म का नाम, ठीक है। इसको हवाला कहते हैं। अब आपने इस तरह लिखना है कि ये शेर नज़्म हमसे लिया गया है, ठीक है। ये शेर नज़्म हमसे लिया गया है और इसके शायर राशिदुल खैरी हैं, राशिदुल खैरी हैं। ये है हवाला। अब इस नज़्म में 20 अशार हैं। देख कितने अशार हैं? 20 अशार हैं, ठीक है। हर बार आपको हवाला लिखना पड़ेगा। जब आप हवाला लिखेंगे तो जब भी पेपर में सवाल आएगा कि किसी भी शेर की तशरीह करें, कोई भी शेर आ सकता है, तो आपने हवाला सबसे पहले लिखना है। जब आप हवाला लिखेंगे
تو یہ آپ لکھیں گے یہ شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر راشد الخیری. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے 2 نمبر ہیں. ٹھیک ہے, ایک نمبر اس کا ہے شاعر کا نام, ایک نظم کا نام, اس کے 2 نمبر ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہر ایک نظم کے نام کو یاد کریں اور آپ ہر ایک نظم کے شاعر کے نام کو یاد کریں. ٹھیک ہے, اور یہ جو حوالہ ہے یہ ہر بار آپ نے دینا ہے. جو حمد ہے اس کے ہر شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے حوالہ ضرور دینا ہے, جیسے میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے. اب آپ اس کے بعد لکھیں گے تشریح. تشریح آپ دیکھیے کیسے لکھنا ہے. یہاں پہ تشریح یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب الفاظ معنی آپ کو پہلے ہی آتے ہیں اور آپ نے لکھے ہوئے ہیں. ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ نے تشریح نوٹ کرنی ہے یہاں پہ. اور ویسے تو طریق یہی ہے کہ امتحان میں تو نہیں ایسے پوچھا جاتا کہ الفاظ کے معنی لکھیں, لیکن میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے. تو اب اس میں یہ جو شعر نمبر 1 ہے اس کی تشریح ہم کریں گے, لیکن تشریح سے پہلے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ میں یہاں پر الفاظ اور معنی لکھ دیتا ہوں, لیکن اگلی دفعہ آپ نے باقی تمام اشعار کے خود ہی لکھنے ہیں. یہ ہیں الفاظ معنی کون کون سے. جناب باری, اب یہ پہلے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے. جناب باری اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور, اللہ تعالیٰ کے حضور. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اس کے بعد ہے حمد. حمد کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنا ہے. یہاں پہ ایک ہی تھا تو وہ میں نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ الفاظ معنی لکھیں گے تو, لیکن اگر ایگزام میں الفاظ معنی نہیں پوچھے تو وہ آپ نہ لکھیں. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیپس ہیں. پہلے حوالہ لکھنا ہے, پھر الفاظ معنی لکھنا ہے, پھر تیسرے نمبر پر کیا لکھنا ہے, یہ دوسرا نمبر ہو گیا. تیسرے نمبر پر آپ نے تشریح لکھنی ہے. تشریح. ٹھیک ہے, اب آپ لکھیں گے شاعر اللہ, یہ آپ لکھیں گے راشد الخیری. راشد الخیری حمد کے پہلے شعر میں کہتے ہیں تو یہ تشریح جو سی ہے پہلے شعر کی اس طرح آپ لکھیں گے کہ راشد الخیری ہم کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہر وقت جاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف ہر وقت اپنے لبوں پر جاری
रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो ये आप ये देख लीजिए कि ये शेर जो पहला शेर है उसकी तशरीह इस तरह करनी है, और इम्तिहान में वहाँ पे बाकायदा जगह होती है, जगह दी हुई होती है, 5 लाइनें या 6 लाइनें या बाज़ औक़ात 4 लाइनें भी होती हैं। तो आपने अगर जगह कम है तो फिर क्या करना है कि अपना जो तशरीह है उसको मुख्तसर करके लिख देना है, और अगर ज़्यादा है तो अपने अल्फाज में ही बयान करना है। और अगर आपको अपने अल्फाज में बयान करने का तरीका आता है, वो तरीका इसी तरह आएगा कि बार बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, अपने अल्फाज में लिखना आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे मैंने आपको एक नमूना के तौर पे लिख के दिया, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने अल्फाज में लिखें, लिखने की आदत डालें। ठीक है, ये नहीं है कि जो लिख दिया है उसको याद करके वहाँ जाके लिख के आ गए हैं, बल्कि उसको आप एक दफ़ा पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें, और जो आपको समझ आ गई है उसको अपने अल्फाज में लिखें, फिर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी अशआर उनसे हैं वो आप खुद करने की कोशिश करें, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी आपको अशआर उनसे उनकी तशरीह बयान कर सकूँ। ठीक है, तो आखिर में अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है, अगर आपको ये चैनल समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं कि उर्दू क्लास शुरू हो चुकी है, आप भी उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।